नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे ईएसआईसी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की आंसर की। और आज का हमारा पहला सेशन है। इस सेशन में हम 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जानने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मिल जाएंगे। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरी 5 पेपर्स के कंबाइंड फाइल है। तो इसमें 500 क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में आपको कुछ नोट्स मिलेंगे। नोट्स यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स भी मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी ईएसआईसी की एग्ज़ाम्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दी है, चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर से। काफ़ी लोग नहीं जुड़े हुए होंगे। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को चैनल और ग्रुप के अंदर ऐड ज़रूर कर ले। तो कल से यानी कि आज हम आपको पेपर दे रहे हैं और पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं एक सेशन के अंदर, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है। और जो भी आपके दोस्त ईएसआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें वीडियो की लिंक शेयर ज़रूर कर देना है। तो आपकी जानकारी के लिए हमने ग्रुप के अंदर भी डाला था कि 1000 प्लस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। हो सकता है 1100 भी हो जाए, हो सकता है ये 1200 भी हो जाए, जिनमें से 450 क्वेश्चन तो वो होंगे जो यूपीएससी पैटर्न पे आधारित होंगे। तो ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बाद में देखने का इसका पर्पज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम भी अभी लेट है। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम थोड़ा सा इसको बाद में देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी भी एग्ज़ाम बाद अभी लेट है। तो अभी अपन प्रीवियस ईयर के पेपर्स पहले सॉल्व कर लेते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए अपन थोड़ा सा इसको बाद में देखने की कोशिश करेंगे, ओके। और बाकी क्वेश्चंस तो आपको मैं प्रोवाइड ज़रूर करवा दूंगा, ये सारे के सारे। बस शर्त यही है कि आप हर एक क्वेश्चन को, ये क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो ईएसआईसी के पेपर्स के जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। बस शर्त ये है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है और अपने दोस्तों को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर ज़रूर कर देना है। तो चलिए अपन तो पेपर की तरफ बढ़ते हैं और पहले अपन आज के जो 50 क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सरकारी सवाल है जो कि सरकारी एग्ज़ाम्स जो भी होती है उनमें पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। विच ड्रग शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज बीइंग मोस्ट इफेक्टिव इन द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। देखिए किसी पर्सन को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या फिर एनाफाइलेक्सिस अगर डेवलप होता है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे या फिर इस पर्सन के लिए कौन सी ड्रग या फिर कौन सा ट्रीटमेंट मोस्ट इफेक्टिव रहेगा। चलिए, ऑप्शन पहला है प्रेडनिसोन, नेक्स्ट है सोलोमेड्रोल, नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन, नेक्स्ट है सोलूकॉर्टिसोल। देखिए यहाँ पे तो ये सरकारी सवाल है जो बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में यूज होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर ड्रग ऑफ चॉइस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हालांकि पहले जब एग्जाम हुआ करते थे तो पेपर का लेवल इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता था, सिर्फ वन लाइनर इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट जैसे जैसे जो साल बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है और कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होता ही जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। निम्न में से नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 125 से 145 बीट्स पर मिनट, नेक्स्ट है 100 से 130 बीट्स पर मिनट, नेक्स्ट है 100 से 150 बीट्स पर मिनट, नेक्स्ट 120 से 160 बीट्स पर मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी हो सकता है आपको एज इट इज पूछ लिया जाए। देखिए क्या पूछा गया, एविडेंस ऑफ मैटरनल डिस्ट्रेस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर अगर किसी महिला को डिस्ट्रेस होता है तो उसे आप कैसे पहचानेंगे। एविडेंस क्या है कि मैटरनल डिस्ट्रेस इस फर्स्ट स्टेज वाली महिला को हो रहा है। देखिए पहला ऑप्शन, राइजिंग पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट और मोर, नेक्स्ट एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, नेक्स्ट डिक्रीज ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडिनिया। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, राइजिंग
पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट और मोर। अगर पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा आ रही है तो समझ जाना कि महिला डिस्ट्रेस के कंडीशन में जा रही है। यानी कि मैटरनल डिस्ट्रेस को आप कैसे पहचानेंगे? पल्स रेट उस महिला की अगर बढ़ी हुई है यानी कि मैटरनल डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग से फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की एंडिंग का पता चलता है? तो सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कहाँ से होती है? ट्रू लेबर पेन से, और एंड कहाँ पे होती है? फुल सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है? ये एंड हो रही है। ये आपकी है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिले और उससे आपको ये पता चले कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की जो है एंडिंग वाली प्रोसेस है, यानी एंडिंग की फाइंडिंग है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे फुल फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, नेक्स्ट सर्वाइकल इफेसमेंट, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ सो, नेक्स्ट इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अभी भी मैंने आपको बताया ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेज, और एंड कहाँ पे होती है आपकी? ये एंड होती है फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स पे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट स्टेज के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे रेशनल के अंदर। देखिए फर्स्ट स्टेज जो है इसको स्टेज ऑफ डायलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायलेशन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको स्टेज ऑफ डायलेशन भी कहा जाता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विथ फुली डायलेशन ऑफ द सर्विक्स 10 सेंटीमीटर। इसकी शुरुआत होती है फर्स्ट स्टेज की ट्रू लेबर पेन से, एंड इसका जो एंड होता है वो कहाँ हो जाता है? फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक। 10 सेंटीमीटर जो है फुल सर्वाइकल डायलेशन होता है, यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। अब यहाँ पे मैं सवाल पूछूं कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बिगिनिंग का कैसे पता चलेगा? तो भैया बिगिनिंग क्या होगी आपकी? फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी आपका यही ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग हो रही है तो यहीं से शुरुआत होगी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज का पूछा जाए, शायद ऐसा सवाल पूछा भी गया इसी पेपर में, देखेंगे फिलहाल आगे। पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेज को। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो है डायलेशन होता है। नेक्स्ट देखिए ये एक लॉन्गेस्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है तीनों स्टेज में। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ द 3 फेज, ये 3 फेज से मिलके बनी होती है फर्स्ट स्टेज, जिसमें बात करते हैं तीनों स्टेज की, अर्ली, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल 3 फेज होती है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि एक्टिव फेज में कितना सर्वाइकल डायलेशन होता है, एक्टिव में कितना होगा, ट्रांजिशनल में कितना होगा, कॉन्ट्रैक्शंस का ड्यूरेशन कितना रहेगा, इस प्रकार के सवाल बनते हैं यहाँ से। तो अब जानते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में। अर्ली फेज, जो अर्ली फेज है इसको लेटेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है। द सर्विक्स स्टार्ट्स टू ओपन एंड वाइडन, ये वो स्टेज है जिसमें सर्विक्स जो है डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इट विल गो फ्रॉम बीइंग क्लोज टू बीइंग अबाउट 3 सेंटीमीटर। इस फेज में यानी अर्ली या फिर लेटेंट फेज आप इसको बोल सकते हैं, इस फेज में सर्विक्स का 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस आर माइल्ड एंड शॉर्ट, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे वो माइल्ड होंगे एंड शॉर्ट होंगे, लास्टिंग 20 to 40 सेकेंड, और कितने समय तक के होंगे? 20 से 40 सेकेंड तक के। नेक्स्ट फेज की बात करते हैं एक्टिव फेज, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस आर लॉन्गर एंड मोर फ्रिक्वेंट, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस थोड़े से लॉन्गर होंगे एंड मोर फ्रिक्वेंटली होंगे, यानी बारी बारी से कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। बात करते हैं सर्वाइकल डायलेशन की, तो द सर्विक्स ओपन्स फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर, यानी 4 से 7 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है आपका एक्टिव फेज के अंदर। कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो मोर पावरफुल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, साथ ही साथ यूजुअली स्टार्ट ग्रेजुअली बिल्डअप टू ए पीक इंटेंसिटी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस मोर पावरफुल होंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी होगी वो भी कैसी होगी? ये बढ़ती जाएगी और पीक लेवल पे चली जाएगी। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की ड्यूरेशन की, तो लास्टिंग 40 to 60 सेकंड्स एंड अकर एवरी 3 to 5 मिनट, 40 से 60 सेकंड। देखिए यहाँ पे 20 से 40 सेकंड था, लेकिन यहाँ से 40 से 60 सेकंड, जैसे जैसे फेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शंस का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 40 से 60 सेकंड तक जो है कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्शंस 3 से 5 मिनट बाद फिर से रिपीटेड होते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे
आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वो फेज है जिसमें सो एंड रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन की कंडीशन डेवलप होती है या फिर ये देखने को मिलती है। तो आपको आंसर में करना है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में सो एंड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट लास्ट फेज की बात करते हैं, ट्रांजिशनल फेज। इसमें कॉन्ट्रैक्शंस की जो इंटेंसिटी रहेगी वो तो पीक रहेगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। कॉन्ट्रैक्शंस रीच पीक इन इंटेंसिटी अकर्स एवरी 2 to 3 मिनट। वहाँ पे 3 से 5 मिनट में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी जल्दी प्रत्येक 2 मिनट से या 3 मिनट से जो है कॉन्ट्रैक्शंस आते रहेंगे और पीक इनकी इंटेंसिटी रहेगी। डायलेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन की पहले बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 60 से 90 सेकंड का, मतलब प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शंस का ड्यूरेशन रहेगा 60 से 90 सेकंड। डायलेशन जो है यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, यानी 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का यहाँ पे डायलेशन होगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी भी बढ़ी हुई है एंड ड्यूरेशन भी बढ़ा हुआ है। डायलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। डायलेशन कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, यानी कि जो बेबी है वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देयर इज एन अर्ज टू पुश, और जो अर्ज टू पुश है वो कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी ट्रांजिशनल फेज के अंदर। तो ये तीनों ही फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों फेज को अच्छे से याद ज़रूर कर लेना। यहाँ से हो सकता है सवाल आपको पूछ लिया जाए, जैसे कि यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो आपको पूछा जाए अर्ली फेज एंड एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज, एंड यहाँ पे एक तरफ तो आपको फेज दी जाए, ठीक है, एक तरफ का जो लिस्ट है उसमें आपको फेज दी जाए, दूसरी तरफ आपको लिस्ट सेकंड से आपको क्या करना है, मैच करना है, और यहाँ पे दिया जाए सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, यहाँ पे ये आपको डायलेशन जो है वो सामने दिया जाए और फिर आपको कहा जाए इनको मैच कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से सवाल, ये यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी ने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछ रखे हैं, वो भी बताएंगे कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा है, वो सारी चीज़ें बात जो है डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स आइडेंटिफाइज दैट फर्दर टीचिंग अबाउट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस इज नेसेसरी व्हेन ए नर्सिंग स्टूडेंट केयरिंग फॉर ए पेशेंट सेज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस अप्लाई व्हेन आई। देखिए नर्स जो है वो आइडेंटिफाई करती है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बारे में, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो पेशेंट को कैरी कर रहे हैं। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी बात कहें जिसको देखकर जो नर्स आइडेंटिफाई कर रही है उसको ऐसा लगे कि इस नर्सिंग स्टूडेंट को फर्दर टीचिंग यानी और टीच करवाने की ज़रूरत है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बारे में। चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस अप्लाई व्हेन आई डैश 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 में ऐसा क्या बोल दे जिसको देख के आप भी ये कहें कि इस नर्स को तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बारे में और डीपली बताना चाहिए, क्योंकि इसको अभी तक स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में पता नहीं है। चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, पहला है वाइप टीयर अवे, नेक्स्ट चेंज सॉइल्ड लिनन, नेक्स्ट प्रोवाइड पेरिनियल केयर, नेक्स्ट क्लीन अप बॉडी फ्लूइड्स दैट कंटेन ब्लड। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, वाइप टीयर अवे। अरे कोई आंसू वगैरह पहुँचे तो क्या इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की ज़रूरत है क्या? नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, लिनन सॉइल्ड लिनन को चेंज करना है, पेरिनियल केयर देनी है, ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स को क्लीन करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर ऐसा कोई सवाल करता है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़े कब, वाइप टीयर अवे, तो भैया इसको तो आप फिर से टीचिंग जो है प्रोवाइड करो, यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है उसके बारे में फिर से इसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बिगिंस विथ, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर बताया था कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आगे आ जाए, और क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ट्रू लेबर पेन से, ट्रू लेबर पेन से आपकी वो एंड कहाँ हो रही थी, फुल सर्वाइकल डायलेशन पे। अब यहाँ पे ये एंड हो रही है तो सेकेंड स्टेज स्टार्ट भी कहाँ से होगी, यहीं से होगी, सीधी सी बात है यहीं से होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, नेक्स्ट फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ सो, नेक्स्ट है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बिगनिंग पूछी गई है, तो यहाँ पे भी आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, फुल सर्वाइकल डायलेशन से आपकी जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसकी स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब है। सेकंड स्टेज बिगिनिंग्स विथ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विथ बर्थ। देखिए कहाँ से शुरू हो रही है, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से, एंड कहाँ पे हो रही है, बेबी के बर्थ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछा जा सकता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर? पहला ऑप्शन है 12 घंटे प्राइमरी में एंड 6 घंटे जो है मल्टी में। नेक्स्ट 2 घंटे प्राइमरी एंड 30 मिनट मल्टी। नेक्स्ट है एक घंटा जो है मल्टी में और 1 ही घंटा प्राइमरी में। नेक्स्ट है 1 घंटा प्राइमरी में एंड 15 मिनट मल्टी में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा, देखिए कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में ड्यूरेशन कम हो जाता है और जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है, यानी सबसे ज़्यादा समय लगता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। 2 घंटे जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा में लगेंगे सेकंड स्टेज में एंड 30 मिनट लगेंगे मल्टी ग्रेविडा फीमेल्स में। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज के बारे में। देखिए बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। फर्स्ट स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, जिसमें बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो 12 घंटे प्राइमरी ग्रेविडा में लगते हैं और 6 घंटे जो है वो मल्टी ग्रेविडा में लगते हैं। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो 2 घंटे प्राइमरी ग्रेविडा में लगेंगे और 30 मिनट जो है वो मल्टी ग्रेविडा में लगेंगे। बाकी थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो प्राइमरी ग्रेविडा में 15 मिनट का समय लगेगा और सेकंड जो है यानी कि मल्टी ग्रेविडा में जो है वो आपका 10 मिनट लगेगा। ये बहुत ही इजी सा सवाल यहाँ से बनता है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि आप अच्छे से इसको नहीं पढ़ पाते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेज में 12 घंटे और 6 घंटे, ठीक है। सीधा जो है हाफ यानी कि मल्टी में 6 घंटे और सीधा 6 इंटू 2 यानी ये प्राइमरी में 12 घंटे। वहीं यहाँ पे 2 घंटे जो है प्राइमरी में और 30 मिनट मल्टी में, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा है। द ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में कितना क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का ड्यूरेशन रहेगा? पहला ऑप्शन है 2 मिनट, नेक्स्ट है 1 to 3 मिनट, नेक्स्ट है 30 सेकंड, नेक्स्ट है 1 मिनट। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 1 मिनट का मतलब है प्रत्येक 1 मिनट से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रहेंगे, यानी कि ये ड्यूरेशन रहेगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की। ईच 1 मिनट, प्रत्येक 1 मिनट में ये ड्यूरेशन रहेगी आपके सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स हेल्प्स इन द एक्सपल्शन ऑफ द फिटस इज। अगर इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं कहाँ पे, एब्डोमिनल मसल के अंदर, जो हेल्प कर रहे हैं फिटस के एक्सपल्शन में, तो ये किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शंस है? पहला ऑप्शन देखिए ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, नेक्स्ट बियरिंग डाउन एफर्ट, नेक्स्ट क्विकनिंग, नेक्स्ट लाइटनिंग। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा लगते हैं और ये फिटस के एक्सपल्शन में हेल्प करते हैं। चलिए यहाँ पे एक वर्ड है क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है जो मदर है वो पहली बार अपने बच्चे के मूवमेंट को फील करती है, वो टर्म कहलाती है आपकी क्विकनिंग। एक टर्म है यहाँ पे लाइटनिंग, जिसको वेलकम साइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है उसका हेड जो है वो डिसेंट होता है पैल्विक कैविटी में, तो ये वेलकम साइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है और इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिपरेटरी कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। इरेगुलर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इन प्रिपरेशन फॉर द ट्रू लेबर, ये इरेगुलर होते हैं एंड माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो ट्रू लेबर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हेन वॉकिंग कॉन्ट्रैक्शंस सबसाइड, ये वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसमें अगर किसी महिला को ये कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और वो वॉकिंग कर रही है तो ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्न में से लेबर के दौरान एपिsiotomy प्रोसीजर के लिए एक्यूरेट टाइमिंग क्या होती है? ये क्वेश्चन वैसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि एपिsiotomy जो है कब परफॉर्म की जाती है, एक्यूरेट टाइमिंग क्या होती है। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, बल्जिंग थिन्ड पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस जस्ट प्रायर टू द क्राउनिंग, नेक्स्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट इन बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट फॉलोइंग द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर।
तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, बल्जिंग थिन पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस जस्ट प्रायर टू द क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब है जो बेबी का हेड है जो रोटेट होके जस्ट एक्सपेल आउट होने वाला होता है, वेजाइना के थ्रू ये एक्सपेल आउट होने वाला होता है। जस्ट उससे पहले जो रोटेटिंग होता है ब्रेन, वो कंडीशन आपकी कहलाती है या फिर वो जो टर्म होती है वो कहलाती है आपकी क्राउनिंग। तो अब यहाँ पे कहानी ये है कि जस्ट प्रायर टू द क्राउनिंग, क्राउनिंग बच्चे में होने वाली है, जस्ट उससे पहले एपिसियोटोमी परफॉर्म करनी ही करनी पड़ेगी। अब देखिए एपिसियोटोमी परफॉर्म क्यों करते हैं, एपिसियोटोमी इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो डिलीवरी होने वाली है वो इजीली हो जाए, इजीली परफॉर्म की जा सके, एंड साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी पेल्विक फ्लोर पे ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, इसलिए एपिसियोटोमी क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। चलिए थोड़ा सा एपिसियोटोमी के बारे में और जानकारी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो साथ में इंक्लूड किए गए हैं। इंसिजन इनटू पेरिनियम टू फैसिलिटेट बर्थ, prevent lacerations and overstretching of the pelvic floor, usually on perineum between vaginal introitus and rectum। देखिए जो इंसिजन है एपिसियोटोमी में वो कहाँ पर बनाया जाएगा, पेरिनियम एरिया में। अब यहाँ पे देखिए पेरिनियम एरिया कहाँ होता है, वेजाइनल इंट्रोइटस एंड रेक्टम दोनों के बीच में होता है आपका पेरिनियम एरिया, वहाँ पर इंसिजन लगाया जाएगा जिससे कि क्या हो सके, इजीली डिलीवरी हो सके, यानी फैसिलिटेट बर्थ को इम्प्रूव किया जा सके, यानी कि बेबी का हेड जो है उसका फंसने का जो है थोड़ा सा रिस्क रहता है या फिर पेल्विक फ्लोर की ओवर स्ट्रेचिंग होने का रिस्क रहता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एपिसियोटोमी परफॉर्म की जाती है। तो इजीली डिलीवरी हो जाए, साथ ही साथ लेसेरेशन से बचाया जा सके एंड ओवर स्ट्रेचिंग पेल्विक फ्लोर की ना हो, इससे बचाया जा सके, इसलिए एपिसियोटोमी परफॉर्म की जाती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है, मे बी मिडलाइन एंड मीडियोलेटरल किस साइड पर एपिसियोटोमी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आपको सही जवाब करना है मीडियोलेटरली, मतलब किस टाइप की एपिसोडों में परफॉर्म करेंगे, मीडियोलेटरली या फिर मिड लाइन। ये सवाल बहुत बार पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि एपिसियोटोमी किसी भी महिला की परफॉर्म की गई है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या ऑब्जर्व करेंगे उस महिला में। तो चलिए यहाँ पे एक रिडा स्केल आता है, यानी कि आप रिडा स्केल बोल दीजिए या फिर रिडा साइन एंड सिम्टम्स बोल दीजिए, जो कि आपको ऑब्जर्व करने होते हैं। एपिसियोटोमी अगर परफॉर्म की गई है तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है रीडा। रीडा का मतलब रेडनेस, इकाइमोसिस, एडिमा, डिस्चार्ज एंड अप्रोक्सीमेशन। ये साइन एंड सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व करने एज ए नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है। अब एक बात तो ये है, तय है कि जब भी कोई इंसिजन लगेगा तो सीधी सी बात पेन तो होगा। अपने जब कोई कांटा लगता है तो भी कितना पेन होता है, तो वहाँ पे तो इंसिजन लगाया जा रहा है तो सीधी सी बात है पेनफुल प्रोसीजर तो है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी पेनफुल एपिसोड में परफॉर्म की गई है तो यहाँ पे पेन होगा ही होगा। अब सवाल ये पूछा जाता है कि एक महिला को एपिसोड में लगाई गई है और काफ़ी ज़्यादा पेन उस महिला को हो रहा है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे आप क्या करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, बस डॉक्टर को इन्फॉर्म मत करना, आपने कुछ पढ़ा लिखा है तो आप अच्छा काम ही करोगे, अदरवाइज तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे या फिर एक दूसरे का सहारा लोगे, वही बात है। तो यहाँ पे देखिए अगर पेनफुल महिला को लग रहा है या फिर प्रोसीजर जो है वो पेनफुल है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 24 घंटे तक कॉल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे जिससे कि पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, पेशेंट को कंफर्ट मिले। अब यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर एपिसियोटोमी परफॉर्म की गई है तो किस टाइप का बात उस महिला को करवाना है। तो आपको सही जवाब कर देना है सिज बात। एपिसियोटोमी परफॉर्म की जाती है उसके बाद में सिज बात ही करवाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो यहाँ से 3-4 सवाल बनते हैं। पहला, मीडियोलेटरल साइड पे जो है एपिसियोटोमी परफॉर्म की जाती है एंड रिडा जो है वो आपको ऑब्जर्व करना होता है, कॉल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है एंड सिज बात दिया जाना होता है। तो यहाँ पे ये 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं आपके एपिसियोटोमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, which nursing intervention is unrelated to the prevention of post-operative thrombophlebitis। देखिए पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के प्रिवेंशन के यहाँ पे कुछ नर्सिंग इंटरवेंशंस दे रखे हैं, लेकिन इनमें एक अनरिलेटेड है, यानी कि एक यहाँ पे जो नर्सिंग इंटरवेंशन दिया हुआ है वो पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से प्रिवेंट नहीं करेगा। ठीक है,
पहला ऑप्शन देखिए, अप्लाइंग एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग, बिल्कुल यूज़ करते हैं ताकि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ना हो। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, बिल्कुल फ्लूइड इंटेक भी बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है एम्बुलेटिंग रेगुलरली, पेशेंट को एम्बुलेट करवाएंगे ताकि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नहीं हो, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अनरिलेटेड कौन सा एक नर्सिंग इंटरवेंशन है, वो है आपका ऑप्शन डी, मसाजिंग द लेग्स। लेग्स में मसाजिंग करना, ये एक अनरिलेटेड नर्सिंग इंटरवेंशन है। बाकी सभी की सभी पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से प्रिवेंट करने वाले नर्सिंग इंटरवेंशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू डायग्नोस मेकोनियम एस्पायरेशन। देखिए जो नीचे आपको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि जो मेकोनियम एस्पायरेशन है उसको डायग्नोस करने में कौन हेल्प करेगा। कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पे नीचे दी गई है। पहला ऑप्शन देखिए, पाल्पिटेशन। नेक्स्ट फिर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट मैटरनल डिस्ट्रेस। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड है तो इससे आप डायग्नोस कर पाएंगे मेकोनियम एस्पायरेशन को। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इन विच स्टेज ऑफ विल यू एडमिनिस्टर अर्गोमेट्रिन इन केस ऑफ द नॉर्मल लेबर। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर अगर आपको अर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर करना पड़े, यहाँ पे कहानी ये है कि नॉर्मल लेबर के केस में अगर आपको अर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर करना पड़े तो आप कौन से स्टेज में एडमिनिस्टर करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क करके आप याद कर ही लेना। पहला ऑप्शन है आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड। नेक्स्ट फॉलोइंग द बर्थ ऑफ एंटीरियर शोल्डर। नेक्स्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस। नेक्स्ट है आफ्टर कॉर्ड क्लैंपिंग। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, फॉलोइंग द बर्थ ऑफ एंटीरियर शोल्डर। जैसे ही एंटीरियर शोल्डर का बर्थ हो जाता है उसके बाद आप अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो ही लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कब लगा सकते हैं, जब एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन किस रूट से जाता है और कब लगाना चाहिए, किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बन सकता है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड इंट्रामस्कुलरली ड्यूरिंग पेरिनियम, preparium, during delivery of the placenta and after delivering of the anterior shoulder of the baby। देखिए जो अर्गोमेट्रिन है ये इंट्रामस्कुलरली लगने वाला इंजेक्शन है, जो कब लगा सकते हैं, प्रिपेरियम के दौरान या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की जब डिलीवरी होने वाली होती है उस दौरान लगा सकते हैं, या फिर आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ द एंटीरियर शोल्डर ऑफ द बेबी। जैसे कि ऑप्शन बी के अंदर आपको बताया गया कि एंटीरियर शोल्डर की जैसी डिलीवरी हो जाए उसके बाद आप लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे 3 कंडीशंस है जिन कंडीशंस में आप अर्गोमेट्रिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंट्रामस्कुलरली, ड्यूरिंग प्रिपेरियम, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड आफ्टर बर्थ ऑफ एंटीरियर शोल्डर। ओके, नेक्स्ट है अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वुमेन विथ ए हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, प्रेक्लेम्सिया एंड क्लेम्सिया। देखिए अर्गोमेट्रिन जो है किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, हाइपरटेंशन में, हार्ट डिजीज रही हो या फिर क्लेम्सिया या फिर प्रेक्लेम्सिया हुआ हो, इन कंडीशंस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। इस महिला को यानी कि इस प्रकार के अगर कंप्लेन रही है या फिर अभी भी है, इनको अर्गोमेट्रिन नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कितना क्या ब्लड लॉस नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 ml। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। विनिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एज ऑफ। विनिंग जो है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, फिर कब इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। विनिंग का मतलब क्या है ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। विनिंग का मतलब होता है EBF यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली 6 महीने तक यही चलने वाली है, इसके साथ में कुछ भी नहीं देना है। 6 महीने तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है। इसके बाद में आप वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी ऊपर से आप खिलाना पिलाना चाहते हैं बच्चे को वो आप खिला पिला सकते हैं, वो आपकी टर्म कहलाती है विनिंग। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में 4 to 6 मंथ, नेक्स्ट 1 to 2 ईयर, नेक्स्ट 10 मंथ, नेक्स्ट 3 ईयर। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट,
4 to 6 मंथ। वैसे अगर 6 मंथ दिया होता तो वो आपका सबसे रिलायबल आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 4 to 6 मंथ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसी ऑप्शन के साथ में आपको जाना है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग EBF, ये तो आपको पता है कि 6 महीने तक तो आपको करवानी ही करवानी है। लेकिन आजकल सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक बच्चे को कितने समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। समय का मतलब यहाँ पे साल या फिर मंथ से है। मेरा समय का मतलब वो नहीं है कि 10-15 मिनट का, ठीक है। कितने दिनों तक बोल सकते हैं आप समय से, ठीक है। समय से अच्छा रहेगा दिनों तक। कितने दिनों तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवानी ही करवानी चाहिए। तो अभी रिसेंटली बहुत बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है, 2 साल तक। ये आपको याद भी रखना है कि बच्चा जो है वीनिंग स्टार्ट कर देता है 6 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद में ऊपर से वो खाना पीना लेना जो है वो आप स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए बच्चा हो गया 1.5 साल का, कितने साल का, 1.5 साल का बच्चा जो है अपने हाथों से खा रहा है, पी रहा है, आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही करवानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, और ये अभी जो न्यूली गाइडलाइन वगैरह है उनके अंदर ये बताया गया है, 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही करवानी है। वीनिंग आप 6 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग है वो आप 6 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को 2 साल तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही करवानी है। और ये सवाल बहुत बार अभी शायद नहीं पूछा गया है 2-3 एग्जाम में, लेकिन इनसे पहले जो भी एग्जाम्स हुए थे उनमें शायद यहाँ से इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वीनिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि सेमी सॉलिड जो भी फूड्स है या फिर जो भी आप खिला पिला रहे हैं वो आप खिला पिला सकते हैं कब, 6 महीने बाद में। तब तक यानी 6 महीने तक तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आपके नॉसेट में भी पूछा जाता है और आपके एम्स में भी ESIC में भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी MMS इज यूज्ड टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग। जो MMSE है यानी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, इसका हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को असेस करने के लिए। ये एक स्केल है MMSE, इसको हम यूज़ लेते हैं किस फाइंडिंग को असेस करने के लिए। फिर क्या असेस करते हो आप पेशेंट में MMSE से। पहला ऑप्शन है थिंकिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन, नेक्स्ट है डिमेंशिया, नेक्स्ट है डिलीरियम। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ओरिएंटेशन, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं MMSE के अंदर, और ये सवाल अभी नॉर्सेट में भी पूछा गया था रिसेंटली, शायद पिछले साल या फिर उसके पिछले साल। जो 2-3 साल में पेपर हुए हैं एम्स नॉर्सेट के, उनमें से एक पेपर में ये सवाल भी पूछा गया था, MMSE में आप क्या असेस करेंगे पेशेंट में। तो आपको वहाँ पर भी सवाल का जवाब करना था ओरिएंटेशन, और यहाँ पर भी आपको जवाब करना है ओरिएंटेशन। देखिए MMSE जो है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जाम है, इसके अंदर हम क्या क्या असेस करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो इनके साथ में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। देखिए MMSE में हम असेस करते हैं ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, एंड रिकॉल, एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर मतलब ये जो 4-5 पॉइंट है, ओरिएंटेशन है, रजिस्ट्रेशन है, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल, लैंग्वेज, ये सब कुछ हम MMSE के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि MMSE का स्कोर कितना होता है। तो मैक्सिमम स्कोर इसमें होता है कितना, 30, और ये भी एम्स नॉर्सेट में सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम स्कोर 30 होता है। अगर ये MMSE स्कोर किसी पर्सन का 23 से कम आता है तो समझ जाना जो पर्सन है वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का शिकार हो गया है, यानी कि पर्सन को क्या हो गया है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्यूनाइजेशन से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी ESIC एग्जाम के अंदर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, द बूस्टर डोज ऑफ DPT वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ। DPT वैक्सीन, जो DPT की बूस्टर डोज लगती है, DPT वैक्सीन की जो बूस्टर डोज लगती है वो कब, किस एज में लगानी होती है। पहला ऑप्शन 6 मंथ, नेक्स्ट है 18 मंथ, नेक्स्ट है 6 ईयर, नेक्स्ट है 3 ईयर, नेक्स्ट है 6 ईयर। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 18 मंथ।
18 महीने पे डीपीटी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, मोरल रिफ्लेक्स डिसअपियर्ड बाय द एज ऑफ। जो मोरल रिफ्लेक्स है वो कब डिसअपियर हो जाते हैं? पहला ऑप्शन 4 वीक, नेक्स्ट 4 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 1 ईयर। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मंथ। वैसे मोरल रिफ्लेक्स जो है वो 3 से लेकर 4 महीने बाद जो है डिसअपियर हो जाता है। अब देखिए, ऐसे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप गलत कब करते हैं, इसका मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, सवाल यही है जो आपके सामने है, ठीक है, सवाल यही है और आपको ये का एज इट इज़ सवाल पूछा गया और ऑप्शन आपको दिए गए हैं फॉर डे, फॉर वीक, फॉर मंथ, ठीक है, फॉर ईयर। अब यहाँ पे आपके समस्या आ जाती है कि ये मोरल रिफ्लेक्स डिसअपियर तो होता है, अब 4 महीने पे होता है, 4 सप्ताह पे होता है या फिर 4 साल पे होता है, ये नहीं पता। फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और 4 मंथ को आप भूल जाते हैं और 4 वीक पे आप क्लिक करके आ जाते हैं। कई लोग 4 ईयर पे क्लिक करके आ जाते हैं और फिर कहते हैं यार ये क्वेश्चन तो बड़ा ईजी था और मेरा सही हो गया। लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% यहाँ पे मतलब 60% की कह नहीं सकता, 60% तो फिर भी सही कर देते हैं जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं। बाकी 30 से 40% लोग ऐसे क्वेश्चंस को 100 मतलब गलत करके ही करके आते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, आपको आता है तो आप अटेंड कीजिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग से तो बचिए कम से कम। नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत पीछे धकेल देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिजिशियन ऑर्डर 1500 ml to be administered every 24 hours. At what hourly rate should the nurse set the infusion pump? देखिए, 1500 ml जो फ्लूइड है वो आपको एडमिनिस्टर करना है 24 घंटे के अंदर और ये आपके डॉक्टर साहब ने आपको कहा है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या करना है, इन्फ्यूजन पंप में ये फ्लूइड लगा देना है। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि कितना ml पर हावर दोगे जिससे कि ये 1500 ml 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाए। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ड्रग कैलकुलेशन की क्लास के अंदर, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लेना। और ये ऐसा सवाल अभी एम्स नॉरसेट में रिसेंटली पूछा भी गया था। मैंने आपको बताया था टोटल वॉल्यूम, ऐसा जब भी सवाल आए तो टोटल वॉल्यूम जो है वो ऊपर आप लिख देना और नीचे आपका टोटल टाइम, मिनट में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। फ्लो रेट पूछे तो फिर वो थोड़ा सा जो आपका फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे आपको जो फ्लो आपको ये पूछा गया है कि कितना ml पर हावरली आप सेट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऊपर आ जाएगी, नीचे आपका टोटल टाइम आ जाएगा। यानी कि 1500 को आप 24 से डिवाइड कीजिए, आपके पास में कितनी वैल्यू आ रही है, करीबन यहाँ पे 62.510 जो भी है, यहाँ पे इस प्रकार की वैल्यू आ रही होगी। तो मैं इसको 62.51 या फिर जो भी है, इसको मैं 63 भी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 63 ml पर हावर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल इजी सा सवाल है। निम्न में से कौन सी डिजीज कंडीशन के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है? टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन है साहब, बिल्कुल है इसके लिए तो। हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी है, बिल्कुल है साहब। मिजल्स के लिए एमएमआर वैक्सीन बिल्कुल है। लेकिन कौन सी कंडीशन के लिए नहीं है? एड्स के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वॉलंटरी एजेंसी इज क्लासिफाइड एज सच बिकॉज इट इज। जो वॉलंटरी एजेंसी है उसको क्लासिफाई किया गया है किसके अंदर? पहला देखिए, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट प्राइवेट ओन्ड एंड ऑपरेटेड, नेक्स्ट ए हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट सपोर्टेड बाय वॉलंटियर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी वॉलंटरी एजेंसीज होती है उनको क्लासिफाई किया गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कैन बी सीन इन द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे अभी अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सेप्ट से पूछे जाएंगे और यूपीएससी आपका एग्जाम करवा रहा है ईएसआईसी का, तो 100% है कि यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन तो आपको एक्सेप्ट से देखने को मिल जाएंगे। ये एक लगभग आइडिया बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 30 से 40 क्वेश्चन 100% आएंगे ही, बट आपको क्वेश्चंस एक्सेप्ट वाले बहुत सारे मिलेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ये जानते हो आप एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब है एब्डोमेन का एनलार्ज होना, ठीक है। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन सभी कंडीशंस में देखने को मिलेगा, एक कंडीशन को छोड़कर। तो इंटेस्टाइनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ना तो
गैसेस बाहर निकल पाएगी, ना ही जो है पर्सन फ्रेश हो पाएगा यानी स्टूल पास आउट कर पाएगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, सीधी सी बात है। इस कंडीशन में तो होगा। असाइटिस में फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है लिवरो सिरोसिस या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर, इसमें भी होगा। लेकिन कौन से कंडीशन में नहीं होगा, डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया हुआ है तो इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट लेफ्ट नी अपीयर्स टू बी स्वॉलन। देखिए एक पेशेंट आया आपके पास में और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपने देखा कि पेशेंट जो है वो आपको बता रहा है कि लेफ्ट नी जो है उसमें स्वेलिंग हो रखी है यानी सूजन आ रखी है, आपने देखा। अब देखिए आगे क्या पूछने चाह रहे हैं, टू फर्दर इवेलुएट द सिचुएशन द नर्स शुड फर्स्ट। इस जो सिचुएशन है, ये जो आपको सिचुएशन बताई है पेशेंट ने, इसको इवेलुएट करने के लिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप सबसे पहले क्या करेंगे। पहला ऑप्शन पाल्पेट द क्रिप्टस, नेक्स्ट कंपेयर इट टू द राइट नी, नेक्स्ट है टेस्ट मसल स्ट्रेंथ इन द एक्सट्रीमिटी, नेक्स्ट है परफॉर्म रेंज ऑफ द मोशन ऑन द नी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भाई लेफ्ट नी के अंदर स्वेलिंग हुई है तो इसको आप कंपेयर कर लो किससे, राइट नी से, कि कितनी क्या स्वेलिंग ज़्यादा हो रखी है। राइट और जो लेफ्ट नी है इनके अंदर कितना क्या कंपेरिजन है, ये कंपेरिजन आपको सबसे पहले ऐसे से करना है। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोथेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट दैट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि फोटोथेरेपी जो है किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज ली जाती है, एनीमिया, टिटेनी, जॉइंडिस या फिर न्यूनेटल जॉइंडिस एंड साइनोसिस। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोनेटल जॉइंडिस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फोटोथेरेपी के बारे में और पढ़ लेते हैं कि फोटोथेरेपी के दौरान क्या क्या केयर देनी चाहिए बच्चे को, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे, प्रोवाइड केयर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, प्लेस अनक्लोथ अंडर लाइट्स एट द डिस्टेंस एज पर प्रोटोकॉल। एज पर प्रोटोकॉल के हिसाब से मिनिमम जो डिस्टेंस रखना चाहिए उतने डिस्टेंस पे बच्चे को रखना है, और बच्चे को अनक्लॉथड रखना है, बिल्कुल कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं रखने हैं बच्चे के तन पे। अब यहाँ पे जो आपको रखना है वो रखना है ओपेक मास्क। कहाँ पे, आईज को कवर करके रखना है, बिल्कुल आंखों को तो कवर करके रखना ही रखना है, बाकी पूरे बदन पे आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टर्न अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, और बच्चे को बारी बारी से टर्न भी करना है, कितने समय से क्या करना है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, कवर आईज कम्प्लीटली, आंखों को कवर करके रखना है ओपेक मास्क से। रिमूव मास्क ड्यूरिंग फीडिंग टू चेक आईज एंड प्रमोट विजुअल कॉन्टैक्ट। जब आप उस बच्चे को फीडिंग करवाएंगे उस दौरान आपको ओपेक मास्क को क्या करना है, हटा देना है, आंखों को आपको चेक करना है, साथ साथ विजुअल कांटेक्ट बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो भी आपको असेस करना है। नेक्स्ट, मॉनिटर टेम्परेचर, बच्चे का टेम्परेचर जो है वो बारी बारी से आपको चेक करते रहना है जब ये फोटोथेरेपी पे हो। साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब बच्चा फोटोथेरेपी पे होता है उस दौरान हाइड्रेशन एडिक्वेसी मेंटेन करनी होती है, यानी हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बन सकता है कि बच्चा फोटोथेरेपी पे है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे आप केयर दे रहे हैं, बच्चे का टेम्परेचर इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब कंडीशन कैसे भी थोड़ी सी जो है मॉडिफाई करके क्वेश्चन बना देंगे और पूछा जाएगा कि आपके यहाँ पे क्या करेंगे, तो बिल्कुल हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड बाय। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, कैटेरेक्ट, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, ग्लूकोमा, ये तो तीनों आई डिजीज है यानी कि आंखों की बीमारी है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो सही से इंडिकेट कर रहा है कि न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस अगर हो रहा है तो वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इज ट्रीटेड विथ। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो इसको ट्रीट करने के लिए आप क्या करेंगे या फिर कैसा ठीक करेंगे। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, ये दोगे तो और ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप होगी। डेक्सट्रोज, ये देंगे तो फिर भी ठीक होगा। एनएस देने से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस तो हो जाएगा लेकिन ये हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक नहीं कर पाएगा। एनपीओ आप रखोगे तो भी हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक नहीं कर पाओगे, ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेक्सट्रोज देके हाइपोग्लाइसीमिया को आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस एक्सेप्ट, यहाँ पे जो भी कंडीशंस दर की है सारी की सारी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस है एक को छोड़कर। स्पाइना बाइफिडा बिल्कुल है, पीडीएन पेटेंट डक्टस आर्टियोसस भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है। इसके भी ये एक
कॉन्टाजियस डिजीज कंडीशन है जो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू, लेकिन ये कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है। क्लेफ्ट लिप ये भी है। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस तो आपके कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की है, जो नहीं है वो है स्कैबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएटली बिफोर परफॉर्मिंग एनी पेशेंट प्रोसीजर द नर्स शुड प्लान टू। देखिए जो नर्स है वो पेशेंट पे कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करती है तो जस्ट उससे पहले नर्स क्या प्लान करेगी या फिर क्या यहाँ पे नर्स काम करेगी। पहला ऑप्शन है ड्रेप द पेशेंट, नेक्स्ट क्लोज द कर्टन, नेक्स्ट वॉश द हैंड, नेक्स्ट शूट द डोर। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, वॉश द हैंड्स। भाई कोई भी प्रोसीजर आप परफॉर्म करो उससे पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी ही करनी है। प्रोसीजर करने से पहले भी करनी है और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद भी हैंड वॉशिंग तो करनी ही करनी है, ताकि कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया मे बी फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस है किसके हैं, डायरिया के हैं। एक कुछ छोड़कर, पहला है डिहाइड्रेशन, बिल्कुल होगा। इंटुससेप्शन हो सकता है एंड एडिमा हो सकता है। यहाँ पे जो कंडीशन डेवलप नहीं होगी, डायरिया का कॉम्प्लिकेशन जो नहीं होगा वो है ब्रोंको न्यूमोनिया। ब्रोंको न्यूमोनिया को छोड़कर बाकी सभी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है किसके, डायरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटेनस इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टिटेनस जो है उसको सभी मेथड से हम ठीक कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में दिए गए हैं एक को छोड़कर। तो यहाँ पे फर्स्ट है ऑप्शन सीरम, सीरम एडमिनिस्टर करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे के भी ठीक कर सकते हैं टिटनेस को, एंड मसल रिलैक्सेंट जो है वो दे के भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट से टिटनेस कभी भी ठीक नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन डी आप आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन द सेफेस्ट वे फॉर द नर्स टू आइडेंटिफाई ए पेशेंट इज टू। देखिए एक नर्स जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर करने वाली है या फिर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने वाली है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि नर्स जो है वो पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करे ताकि जो पेशेंट है उसको प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जा सके। तो कैसे क्या नर्स जो है पेशेंट को आइडेंटिफाई करेगी, और ये भी रिसेंटली एम्स नॉर्सेट में पूछा गया था। हालांकि वो क्वेश्चन जो पूछा गया था एम्स नॉर्सेट में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उससे लिया गया था, और उसी का उन्होंने आंसर भी माना था। हालांकि आपने ये किया होगा, मैं आपको एक बता रहा हूँ, मतलब जो एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम दिए थे ये क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने वही आंसर किया था कि पेशेंट जो है उसका ब्रेसलेट चेक करेंगे, पेशेंट का नाम पूछेंगे एंड जो पेशेंट है उसकी जो स्लिप है उस पे नाम देख के और वेरीफाई करेंगे, है ना। इस प्रकार से शायद ऑप्शन था, वो आपने ऑलमोस्ट ने किया होगा। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ये सवाल था उसमें ये भी कहा गया था कि जो पेशेंट है उसको डेट ऑफ बर्थ भी पूछेंगे। क्या पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ। भैया अपने राजस्थान की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, जब भी आप पेशेंट को ये पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी हो गई, तो वो यही बोलते हैं कि बेटा तेरे को मैं दिख रहा हूँ ना, इतनी लिख ले। बस यही बोलते हैं, मतलब उनको खुद को नहीं पता है कि कितने साल का हो गया, और कुछ तो अंदाजन बताते हैं मैं 40 साल का या 50 साल का हो गया ना। इस प्रकार से इंडिया के अंदर ये डीओबी वाला बिल्कुल भी मामला नहीं बैठता। फिर भी जो एम्स है उसने जवाब वही माना है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने माना है। खैर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कॉल द पेशेंट नेम एंड ऑब्जर्व द रेस्पॉन्स, नेक्स्ट चेक द आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट टू द पेशेंट, नेक्स्ट आस्क द पेशेंट हिज और हर नेम, नेक्स्ट डबल चेक द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा कि जो पेशेंट का ब्रेसलेट है, आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, उसको आपको चेक करना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर में बी ट्रीटेड विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर को हम सभी तरीके से ठीक कर सकते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। लॉट्स ऑफ फ्लूइड ये नहीं देना है, ऑलरेडी कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर हो रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी फ्लूइड एक्यूमुलेट ज़्यादा हो रखा है, मतलब ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ फ्लूइड देने की कहाँ ज़रूरत है, ज़्यादा फ्लूइड देने की कहाँ ज़रूरत है। यहाँ पे ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन दे के ठीक कर सकते हैं, डायूरेटिक्स भी देंगे एंड डिजिटल्स भी देंगे, लेकिन लॉट्स ऑफ फ्लूइड नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कंडीशन में कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग परिलक्षित नहीं है। ये भी एक्सेप्ट से ही है कि कौन सा है कि डायबिटीज इंसिपिडस का क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम नहीं है।
पहला ऑप्शन है पॉलीडिप्सिया यानी कि एक्सेसिव थ्रस्ट, नेक्स्ट पॉलीयूरिया यानी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन बिल्कुल होगा ये भी, लेकिन हाई शुगर इसका कोई क्लिनिकल साइन नहीं है। डायबिटीज मेलाइटिस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ पे डी आई की बात हो रही है, डी एम के अंदर 3P देखने को मिलते हैं और जो डी आई है उसके अंदर 2P देखने को मिलते हैं। 2P में पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, यहाँ पे पॉलीफेजिया भी होता है, किसमें, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग साइन आर असेस्ड बाय एप्गार स्कोर एक्सेप्ट, एप्गार स्कोर में कौन कौन से मतलब सारे के सारे साइन जो है वो चेक किए जाते हैं एक को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पे हार्ट रेट बिल्कुल चेक की जाएगी, नेक्स्ट आपका कलर ये भी चेक किया जाएगा, नेक्स्ट आइज ये चेक नहीं की जाएगी, रेस्पिरेशन ये भी चेक किया जाएगा। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए एप्गार स्कोर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है वो भी देख लेते हैं। स्कोर डिटरमाइंड बाय पॉइंट्स ऑफ हार्ट रेट, मोस्ट क्रिटिकल, रेस्पिरेशन, मसल टोन, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी एंड कलर। तो ये एप्गार जो स्कोर है इसमें ये जो 5 वर्ड है APGAR, उनमें हम हार्ट रेट देखते हैं, रेस्पिरेशन, मसल टोन एंड रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी एंड कलर, ये तो हम एप्गार स्कोर में चेक करते हैं। अब सवाल ये पूछा जाता है कि एप्गार स्कोर में मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है जो आप डिटरमाइन करेंगे, तो आपको आंसर में करना है हार्ट रेट। क्या है मोस्ट क्रिटिकल यहाँ पे, हार्ट रेट। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और ये बहुत बार पहले शायद 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड एक्सेप्ट, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए सभी ड्रग्स यूज लेंगे एक को छोड़कर, इथाम्बुटोल बिल्कुल लेंगे, रिफाम्पिसिन बिल्कुल लेंगे, आइसोनियाजाइड भी लेंगे, लेकिन पेनिसिलिन इसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू कलेक्ट स्पुटम स्पेसिमेन फ्रॉम ए पेशेंट इज, भाई कोई पेशेंट है जिससे आपको क्या लेना है, स्पुटम का सैंपल कलेक्ट करना है, तो अप्रोप्रिएट टाइम क्या रहेगा, कब आप स्पुटम का सैंपल कलेक्ट करेंगे, बिफोर मील, आफ्टर मील, ऑन अवेकिंग, नेक्स्ट आफ्टर एक्टिविटी। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ऑन अवेकिंग। जैसे पेशेंट अर्ली मॉर्निंग में जगता है, मतलब बिस्तर से उठ के बाहर आता है, उसी समय आपको सैंपल कलेक्ट कर लेना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या फिर एक्टिविटी करने के बाद, ऐसा कुछ भी आपको सैंपल नहीं लेना है, उससे जो आपको फाइंडिंग मिलेगी वो सही नहीं मिलेगी। ठीक है, जो भी आपको सैंपल लेना है वो ऑन अवेकिंग टाइम पे ही लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सेल के द्वारा फ्लूइड या ड्रग को अपने अंदर समाहित करने वाली प्रोसेस को निम्न में से कौन सी टर्म से द्वारा व्यक्त किया जाता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं किसी सेल के अंदर फ्लूइड या ड्रग जो है वो अंदर यानी इनसाइड एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस टर्म को कहेंगे हम पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, पैसिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्रग का केमिकल अल्ट्रेशन होना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन ए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मॉनिटर ड्रग थेरेपी बाय मेजरिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज नॉन एज। देखिए आपको क्या पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हैं, ड्रग थेरेपी जो है उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को मेजर करके, इसको क्या कहेंगे, किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है थेराप्यूटिक विंडो, नेक्स्ट है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, नेक्स्ट ड्रग डेवलपमेंट, नेक्स्ट है क्वालिटी केयर। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। जो आप ड्रग थेरेपी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं किसके अंदर, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर, वो आपकी कंडीशन कहलाती है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑल्सो नॉन एज, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को किस नाम से जाना जाता है, माल अक्रेंस, माल प्रैक्टिस, टॉर्टिकोलिस, नेक्स्ट इथेंसिया। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस को प्रोफेशनल नेग्लिजेंस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, द साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनेमाइड इन इन्फेंट एंड न्यूबॉर्न बेबीज,
न्यूबॉर्न या फिर इन्फेंट बेबीज़ को सल्फोनामाइड अगर दी जाती है तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है? नोज़िया, जॉन्डिस, यूटीआई, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आपको ग्रुप के अंदर पूछूं तो ऑलमोस्ट का जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सल्फोनामाइड बच्चों के अंदर या फिर जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, इन्फेंट्स हैं, उनके अंदर क्या साइड इफ़ेक्ट करती है, तो वो ऑप्शन बी के साथ में ही जाएंगे। लेकिन आपका जवाब क्या हो जाएगा? गलत। भैया जो सल्फोनामाइड है वो इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर जॉन्डिस साइड इफ़ेक्ट कॉज कर सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड डैश 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 और डैश 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 टाइम इन ए ईयर। यानी जो एक हेल्दी पर्सन होता है वो एक साल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है? कहानी ये है, पहला ऑप्शन है 6 और 7, नेक्स्ट 5 और 6, नेक्स्ट 3 और 4, नेक्स्ट 2 एंड 3। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 3 और 4, यानी कि एक हेल्दी जो पर्सन है वो एक साल में 3 से 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन एंड सिम्टम ऑफ ADHD इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखिए जो नाम है इसी के अंदर पूरे काम छिपे हुए हैं। जो साइंस सिम्टम आपको पूछे गए हैं वो सारे के सारे नाम के अंदर ही छिपे हुए हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे ADHD की क्या है? साइन एंड सिम्टम है, एक को छोड़कर। पहला इन अटेंशन बिल्कुल है, इम्पल्सिवनेस बिल्कुल है, हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल है, लेकिन कौन सा नहीं है? गुड कंसंट्रेशन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इसका कोई साइन सिम्टम नहीं है ADHD का। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये तीनों के तीनों साइन सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द ड्रग यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी। लेप्रोसी के लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज ली जाती है? क्लोरोक्विन, डेप्सोन, क्विनिन एंड आइसोनियाजाइड। देखिए जो क्लोरोक्विन है एंड क्विनिन है ये तो मलेरिया को ठीक करने के लिए काम में लेते हैं। आइसोनियाजाइड जो है वो टीबी को ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। अब आपके सामने बचता है ऑप्शन एक, डेप्सोन। डेप्सोन जो है वो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज ली जाती है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है कि लेप्रोसी के अंदर और कौन कौन सी ड्रग जो है वो यूज ली जाती है। तो आप जवाब करेंगे रिफाम्पिसिन, डेप्सोन आपका हो ही गया, एंड क्लोफाजीमाइन। क्लोफाजीमाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे चलिए नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके, रिफाम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजीमाइन। और ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज लेंगे। वहाँ पे ऑप्शन में डेप्सोन नहीं दिया जाता है, क्लोफाजीमाइन दिया जाता है, तो आपको आंसर में क्लोफाजीमाइन करना है। और अगर ये दोनों ही ना दिए जाए और रिफाम्पिसिन दिया जाए ऑप्शन में तो फिर रिफाम्पिसिन आपको आंसर करना है। यानी जो तीनों ड्रग्स है ये तीनों की तीनों ड्रग लेप्रोसी में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द ड्रग इफेक्टिव अगेंस्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। HSV वायरस के अगेंस्ट कौन सी ड्रग जो है वो इफेक्टिव होगी? तो सीधी सी बात है, वायरस का इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ही काम करेगी। तो यहाँ पे एसाइक्लोविर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्विनिन, डाइजोक्सिन, हेपेरिन ये यहाँ पे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस को ठीक नहीं कर सकती है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट आर यूज्ड फॉर द विच डिजीज। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नाम सुना होगा, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी किसके ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं? एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे यही तो पूछना चाह रहा है कि जो एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स है वो किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए काम में लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं, जो ऑप्शन है वो थोड़े से ऊपर नीचे हो रखे हैं। देखिए बी पहले आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया, फिर डी आ गया। कोई बात नहीं, अपने को तो सही जवाब जानना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी सेकंड नंबर में एड्स, जो सी ऑप्शन है एड्स, सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। अगर कार्डियोजेनिक शॉक किसी पर्सन को होता है तो उसमें कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज ली जाती है? नॉर एड्रेनलिन, नेक्स्ट डोपामाइन, नेक्स्ट साल्बुटामोल, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डोपामाइन। डोपामाइन जो ड्रग है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्डियोजेनिक शॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज सुन एज द पेशेंट एंटर्स द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, फर्स्ट प्रायोरिटी असेसमेंट बाय नर्स। देखिए पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में अभी भी पेशेंट एडमिट हुआ है और जैसे ही पेशेंट एडमिट हुआ यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका काम बढ़ गया है। अब देखिए जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कौन सा असेसमेंट इस पेशेंट के अंदर
देखेंगे कौन सा असेसमेंट आप करेंगे। पहला ऑप्शन है यूरिनरी आउटपुट, नेक्स्ट ईसीजी मॉनिटरिंग, नेक्स्ट एलओसी यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट एरोपेटेंसी एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि अभी अभी ये पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट के अंदर आया है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक किया जाए, असेस किया जाए। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, देखिए क्या पूछा गया, द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस इज। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के अंदर डिफ्रेंशिएट करने वाली टर्म या फिर इनको कैसे क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट सीवियरिटी, नेक्स्ट इंसाइट, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट। तो तीन चीज़ों में तो ये लगभग सिमिलर से होते हैं, सीवियरिटी के अंदर, क्लिनिकल फीचर के अंदर एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट के अंदर। लेकिन एक जो डिफरेंशिएट करता है वो करता है इंसाइट। इंसाइट जो है वो न्यूरोसिस एंड साइकोसिस को डिफरेंशिएट करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट सेशंस में देखते जाएंगे। और जो आपको यूपीएससी पैटर्न एमसीक्यूज का जब भी सेशन दिया जाएगा वो सेशन तो बिल्कुल धमाकेदार होगा, उसमें से तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल अभी तो हम इस 50 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज के इस सेशन को एंड यहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ डैश, द हेलुसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ। देखिए एक ही क्वेश्चन में दो कहानी पूछ ली कि डिल्यूजन जो है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है और जो हेलुसिनेशन है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है। पहला ऑप्शन है परसेप्शन एंड थिंकिंग। यहाँ पे मतलब ऑप्शन तो दिए हैं ऑप्शन एक के अंदर, लेकिन ये उल्टे सुल्टे दे दिए है ना, पहले थिंकिंग आता है उसके बाद परसेप्शन आता है, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस गलत है, इंटेलिजेंस एंड परसेप्शन ये भी गलत है। चलिए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिल्यूजन जो है वो थिंकिंग का डिसऑर्डर है और जो हेलुसिनेशन है वो आपका परसेप्शन का डिसऑर्डर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने आज के सेशन के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट यहीं होते हैं, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें फिर मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और जल्द ही हम यूपीएससी पैटर्न एमसीक्यूज भी प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।